बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। पंजाब में सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों से जमीनी और माशी बहास पर चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और आसपास के इलाकों में बिफरे दरिया सब कुछ बहा कर ले जा रहे हैं। दरिया चनाब और सतलुज ने तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र जलालपुर पीरवाला शहर गुज़िश्ता रोज ही खाली करा लिया गया था। दूसरी जानिब बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी सूरत हाल के बाद शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद के अंदर मौजूद दर्जनों बस्तियों में खड़े पानी के बायस मकानात गिरना शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ से सुबह से जारी तूफानी बारिश ने पूरा शहर डबो दिया। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के 10वें स्पेल ने मुश्किलात बढ़ा दी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी। बारिश के बाद दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद हो गई। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी जानब कराची में भी बादलों ने एंट्री दी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में तेज बारिश से निपटने को चैलेंज करार दे दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि समंदर में पानी की सतह बुलंद होने से क्रीक का पानी नहर ख़याम में जा रहा है और शहर में तेज बारिश की सूरत में पानी के बहाव से निपटना एक बड़ा चैलेंज होगा। हैदराबाद में भी बारिश के बाद इंतजामिया हाई अलर्ट है। आसमान से बरसते बादल और ज़मीन पर बिखरे दरिया पाकिस्तानियों के लिए चैलेंज बनने लगे हैं। पंजाब में तबाही फैलाता सैलाब सिंध की जानिब बढ़ रहा है। PDMA के मुताबिक कल मुंह जोर सैलाब सिंध में गुड्डू बैराज से टकराएगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल है। दूसरी जानिब भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान में मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा पैदा हो गया है। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि दुनिया ने देख लिया कि भारत कैसा बुज़दिल मुल्क है। भारत पानी को हथियार बनाकर बहादुर बनना चाहता है। अहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब ने हमें 30 साल पीछे धकेल दिया है। सैलाब 30 साल मेहनत बहा कर ले गया। सैलाब से सड़कें, रास्ते, पुल और देहात तबाह हो गए। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिसका सबसे अहम मोहरा किसान है। लेकिन सैलाब ने पहले से मुआशी मसाइल का शिकार किसान की कमर तोड़ दी है। मईशत को बचाना है तो ज़राअत और किसानों की मदद के लिए हंगामी इकदाम करना होंगे। ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए ज़राई एमरजेंसी और खसूसी पैकेज का मुतालबा किया है। बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से वज़ीर आज़म के सामने तजावीज़ भी रख दी हैं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की माली इमदाद करने की दरख्वास्त की है। पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूद बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को किसानों के कर्जों और बिजली के बिलों में रिलीफ देने की तजवीज़ भी दी है। बिलावल भुट्टो ने किसानों को बीज और खाद की मद में सब्सिडी फराहम करने की तजवीज़ भी दी। PDM दौर में बतौर वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन के लिए नए घरों का मंसूबा दिया था। हमें इस सैलाब में भी मुतासरीन के लिए घरों का इंतजाम करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को सैलाबी सूरत हाल का मामला आलमी सतह पर उठाने का मशवरा भी दिया है। बिलावल भुट्टो का मुश्किल की घड़ी में पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में मौजूदगी कौमी यकजहती का पैगाम देती है। बिलावल भुट्टो की जानिब से सैलाबी सूरत हाल पंजाब हुकूमत के इकदाम की तारीफ अच्छा पैगाम है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने किसानों और सैलाब मुतासरीन के लिए जिस तरह से आवाज़ उठाई है वो भी काबिल सत्ताइश है। ये तमाम अपोजिशन जमातों के लिए भी पैगाम है कि ये वक्त सियासत का नहीं, आगे बढ़कर एक दूसरे की मदद करने का है। इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी इसी जानिब इशारा किया। इसहाक डार ने कहा कि इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो का मशवरा मानते हुए सूबे भर में सैलाब से मुतासर इलाकों में फसलों और दीगर नुकसानात की तफसील तलब कर ली है। इस हवाले से कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है कि वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करने जा रही हैं। वक्त सैलाब मुतासरीन जो खासतौर पर जनूबी पंजाब के हमारे बहन, उनकी यकीनन बारिश के साथ उनकी तकलीफ में इजाफा हो रहा है। दरियाओं का वो इलाका जहाँ पे आबादियाँ नहीं होनी चाहिए थी वहाँ आबादियाँ बनी। क्यों बनी? कुछ जो है बग़ैर किसी रिकॉर्ड के बनी, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनी। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो तैयारी कर रही हैं, जिसके अंदर जो हमारे मुतासरीन हैं उनको रिलीफ के लिए तो यकीनन होगा ही। आने वाले दिनों में इन जैसी आफात से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के जो इक़दामात हैं वो यकीनन वो अनाउंस करेंगी। सैलाब की तबाहकारियों के साथ फूड सिक्योरिटी चैलेंज भी सर उठाने लगा। सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों के साथ गंदम और आटे का बहरान भी दस्तक दे रहा है। सैलाब से मुतासर अजला पाकिस्तान की फूड बास्केट कहलाते हैं। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए के मुताबिक पंजाब में हालिया सैलाब के बायस दरियाओं के तरफ 7 किलोमीटर के इलाके में चावल और कपास की फसल को इंतहाई नुकसान पहुँचा है, जबकि सब्जियाँ, चारा समेत कई फसलें तबाह हो गई हैं। माहिरीन के मुताबिक मुस्तक़बिल में खाने पीने की अशिया की किल्लत हो सकती है, जिससे कीमतों में
30 से 150% तक इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब मुआशी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सैलाब से मुल्की मईशत को 409 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि सैलाब से ज़रई शोबा सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जिसमें नुकसानात का तखमीना 300 अरब से जायद का है। रिपोर्ट के मुताबिक नुकसानात से मुल्की GDP 0.3% होने का खदशा है, जबकि GDP ग्रोथ का हदफ 3.4% से कम होकर 3.2% तक हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलाब से चावल, कपास, गन्ना, मकई समेत दीगर फसलें तबाह हुई हैं, जिसके बायस महंगाई 5.5% से बढ़कर 7.2% हो सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है कि पंजाब में तकरीबन 30 से 35 हजार गांव सैलाब की नजर हो चुके हैं, जबकि 20 से 25 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। खालिद हुसैन बाट का कहना है कि तबाहकुन सैलाब से कपास, धान, मकई और चारे की फसल को 50% तक नुकसान पहुंचा है। उनके मुताबिक सबसे बड़ा बहरान गंदम और आटे का आने वाला है। चंद दिनों में गंदम की कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जिसमें मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि गंदम की नई फसल आने में अभी करीबन 8 माह बाकी हैं। सैलाब के बाद मुल्क भर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। 3 हफ्तों में आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए तक महंगा हुआ। मुल्क में आटे की 10 किलो थैले की ज्यादा से ज्यादा कीमत 2500 रुपए तक पहुंच गई है। बन्नू में 1050, पिशावर और लाड़काना में 900 रुपए तक महंगा हुआ है। सक्खर 840, लाहौर 830, मुल्तान 826, गुजरांवाला और सियालकोट में 817, इस्लामाबाद में 800, रावलपिंडी और कोयटा में 740 महंगा। वफाकी इदारा शुमारियात के 5 सितंबर की रिपोर्ट में तफसीलात सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया 3 हफ्तों में बन्नू में आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए तक महंगा हुआ है। इसी मुद्दत में पिशावर और लाड़काना में आटे का 20 किलो का थैला 900 रुपए तक महंगा हुआ है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में बहावलपुर में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 866 रुपए 67 पैसे तक बढ़ी है। इसी मुद्दत में सक्खर 840 और लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 830 रुपए तक महंगा हुआ है। मुल्तान में हालिया 3 हफ्तों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 826 रुपए 67 पैसे तक बढ़ी है। गुजरांवाला और सियालकोट में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 817 रुपए तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए तक महंगा हुआ है। सैलाब से ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत के एक्शन जारी है, लेकिन हमें बहैसियत पाकिस्तानी अपनी कौमी जिम्मेदारी भी निभाना होगी। ये वक्त माल बनाने का नहीं, अगर बढ़कर मुसीबत में घिरे अपने हमवतनों की मदद का है। दूसरी जानिब सैलाब की वजह से सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हुई है, जैसे सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त समेत हर चीज़ महंगी होना शुरू हो गई है। लाहौर में टमाटर 300 से 400 रुपये फ़ी किलो, मटर 400 रुपये, भिंडी 240 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। अदरक 500 रुपये, लहसुन 400, करेले 200 और अरबी 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। प्याज 60 की बजाय 90, आलू 70 की बजाय 90, बैंगन 100 की बजाय 200, खीरा 100 से बढ़कर 150 और शिमला मिर्च 150 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। वहाँ बाज़ारों में खाने पीने की अशिया में सबसे ज़्यादा प्याज और टमाटर गायब हो गए हैं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के असरात सिंध पहुँच गए। सिंध में सैलाबी रेले तो ना पहुँचे, लेकिन महंगाई पहुँच गई है। पंजाब से सब्जियों की सप्लाई मुतासर होने पर सिंध में कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। पंजाब से टमाटर की सप्लाई बंद हुई तो हैदराबाद में 100 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो हो गया। इसी तरह 60 रुपये किलो वाला प्याज 120 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगा। सक्खर में 400 रुपये फ़ी किलो वाला मटर 600 रुपये, आलू 120 रुपये फ़ी किलो से 160 रुपये और प्याज 80 से 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया है। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर नायब चेयरमैन जावेद जिलानी के मुताबिक सैलाब से पंजाब में चावल की मजमूई पैदावार पर 10 से 12% असर पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1 सितंबर को पाकिस्तान में जारी तबाहकुन बारिशों और शदीद सैलाब के नतीजे में मुल्क को खुराक की शदीद किल्लत और महंगाई के खदशे का इजहार किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मूसा याहिया ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद उनका कहना था कि मुतासरा अजला में फसलें पानी में डूबी हुई हैं। किसान आइंदा कई माह तक किसी आमदनी या नई फसल के बगैर रहेंगे। यकीनी तौर पर सब्जियों की कीमतों में हालिया इजाफा सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से, लेकिन असल चैलेंज सैलाब के बाद आने वाले महीनों में सामने आएंगे, जिसकी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर मुयाया ने इशारा किया है। हुकूमत को चाहिए कि सैलाब से निबटने के साथ साथ सैलाब के बाद आने वाले चैलेंजेस और आवाम को महंगाई तूफान से बचाने के लिए अभी से पेशबंदी इकदाम शुरू कर दें। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ है हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी, माहिर मईशत हैं। अरुण साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरुण साहब, ये बताएं
थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सैलाब से मुल्की मईशत को 409 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि ज़रई शुबे में नुकसानात का तखमीना 300 अरब से ज़्यादा का है। और रिपोर्ट बता रही है कि नुकसानात से मुल्की GDP 0.3% होने का खदशा है, जबकि GDP ग्रोथ का हदफ 3.4% से कम होकर 3.2% तक हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो शॉक्स आते हैं सैलाब की तरह के, इनकी एक साइंटिफिक तरीके से असेसमेंट की जाती है। ये तो भी थिंक टैंक की रिपोर्ट है, लेकिन इसके जो इदारे हैं इंटरनेशनल, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, UN है, वर्ल्ड बैंक है, वो इस वक्त असेसमेंट कर रहे हैं। जब आपको याद हो लास्ट टाइम हुआ था तो हमारा तकरीबन 32 हमने अरब डॉलर का नुकसान बताया था, जिसमें से 16 अरब की हमने प्लेजेस की थी। तो उस नुकसान की तो वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, लेकिन मसला इस वक्त एक तो कैश का नुकसान है और GDP ग्रोथ अभी प्रोजेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आधा फीसद आएगा, क्वार्टर आएगा या ज़्यादा आएगा, क्योंकि एज वी सी के किस इलाके के अंदर ज़राअत ज़्यादा थी, किस इलाके में लाइवलीहुड्स थी। लेकिन इसका एक सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बेघर होने का, जॉब्स जाने का, हेल्थ का फैक्टर है, ख़वातीन का फैक्टर है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को इसके ऊपर एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच बनानी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना पड़ेगा। ये खाली हुकूमत काम नहीं कर पाएगी, और ना ही जैसे पहले डोनर्स के पास हम फ्री की मनी मांगने गए थे, इस वक्त दुनिया में फ्री का पैसा भी अवेलेबल नहीं है। तो इसको अब हमें अपने माइंड सेट को बदल के रेजिलियंस बिल्ड करनी होगी। एक रिलीफ है, एक फ्यूचर की रेजिलियंस है। ठीक, अब थोड़ी हकीकत पसंदी का चश्मा भी हमने पहना है, क्योंकि सैलाब से सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हुई है और महंगाई 5.5% से बढ़कर 7.2% होने का खदशा बताया जा रहा है। आम आदमी इससे ज़्यादा मुतासर ना हो। सर, ये बताएं, हुकूमत क्या कर सकती है या आम मुखय्यर हजरात क्या कर सकते हैं, क्या इकदाम उठाने चाहिए? जी, पहली चीज़ तो ये है कि इसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। दुनिया में जब भी ऐसे डिज़ास्टर आते हैं तो एक हुकूमत ऐसी बॉडी बनाती है, जैसे मल्टी डोनर फोरम होता है, या आज के हालात में हमारा कोई फंड हो, BSP टाइप, वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करता है। अगर बहुत सारे मुखय्यर हजरात और दूसरे राइट लेफ्ट सेंटर शुरू कर दें तो फिर डुप्लीकेशन भी होती है और बहुत से लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत को एक क्रेडिबल बॉडी बनाने की ज़रूरत है इमीडिएटली, जिसका इंडिपेंडेंट बोर्ड हो, जिस पे बैंक बैठे हों, बाकी लोग हों, जो लोगों का पैसा लेके उसको असेसमेंट के मुताबिक रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये तो रिलीफ का काम है। दूसरा है रिहेबिलिटेशन का काम। देखिए, जो बिजनेसेस का लॉस हो गया, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट्स ऊपर चली गई, उसकी असेसमेंट के बाद फिर सब्सिडीज बनाई जाती हैं, और आप IMF के पास भी जाते हैं, इंटरनेशनल डोनर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन वो हुकूमत को ग्रांट्स नहीं देते हैं। ये पहले भी गलती की थी लॉस एंड डैमेज फंड की वजह से, अभी भी दोबारा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अब प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हाउसिंग का, एग्रीकल्चर का, जो स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और ऐसे इदारों को सामने लाना है जिनको इसको करने का तजुर्बा हो। उस पे फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पैसा डाल देगी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 100 रुपया जरूरत है तो 20 रुपया पाकिस्तान के इदारे प्राइवेट सेक्टर के अपना इकट्ठा करें। बैंक्स हैं, हमारी बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं। जब दुनिया देखती है कि पैसा मुल्क में जमा हो रहा है, फिर वो उसको लेवरेज करते हैं। अगर हम फ्री का पैसा मांगने बैठ जाएंगे तो लास्ट टाइम की तरह अनफॉर्चुनेटली हमें एक अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी, माहिर मईशत, हमसे बात कर रहे थे। अब हम शामिल कर रहे थे गुफ्तगू में जो डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं, और उनसे बेहतर मशवरा देने वाला कौन होगा, मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब से। खालिद साहब, सैलाब की तबाहकारियों के साथ फूड सिक्योरिटी भी अब एक चैलेंज है, और बल्कि ये चैलेंज सर उठा रहा है जी। सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर है। इस चैलेंज से निपटने के लिए आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, या कोई डिमांड है हुकूमत से? जैसे आपने बताया कि हमारे किसानों के इश्यूज और सैलाब का इशू, इसका सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट से आप कहते हैं ना, गवर्नमेंट तजवीज, गवर्नमेंट तो हम अपीलें कर करके थक गए, गवर्नमेंट के सामने एहतजाज कर करके थक गए कि खुदा के वास्ते आपको ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी जब तक आपने गंदम स्टोर नहीं की। जिसपे सूबों ने जो इस साल गंदम नहीं खरीदी, ये सैलाब से पहले ही गंदम का जो रेट था वो 1500 रुपए मन बढ़ गया था।
डायरेक्ट 2000 से 3500 मन हो गई थी, और अब तो ये 4,500 से 5,000 से कम गंदम नहीं मिलेगी। इसके लिए बार बार हम अपील प्राइम मिनिस्टर से भी, सीएम से भी, सबसे अपील करते रहे कि किसानों का भी नुकसान से बचाएं और गवर्नमेंट इसको सरोज कर ले, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। लेकिन अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कुछ किसानों की गंदम घर में पड़ी और कुछ लोगों ने खरीद के अपने पास स्टोरेज कर ली है। और जब गवर्नमेंट ने आईएमएफ के प्रेशर के तहत डीरेगुलेट कर दिया, तो अब उनका कोई हक नहीं कि वो हमें कहे कि हमारी मर्जी के मुताबिक गंदम दें। तो अब हमने मुल्तान से, हाई कोर्ट से, मुल्तान बेंच से स्टे भी ले लिया है कि ये हमें कोई कमांड गवर्नमेंट नहीं दे सकती। गवर्नमेंट ने कहा था कि डीरेगुलेट कर दें, अब आटा जितने, गंदम जितने की बिके ये किसान का किस्मत है। लेकिन हम ये भी नहीं चाहते, क्योंकि गरीब को आटा सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो अभी 10 से 15% गंदम बची है, बाकी तो सारी की सारी गंदम जो है वो मिडल मैन और बड़े बड़े जो माफिया थे उन्होंने खरीद ली है। अब वो गंदम 1500 मन, हमें पिछले साल 2200 अरब का लॉस हुआ था, और इस 10-15 दिन में 500 अरब के करीब जो गंदम बिकी है उसमें लोगों ने प्रॉफिट लिया है, क्योंकि 50% उनको प्रॉफिट मिला है। और बाकी सैलाब की तबाहकारियां 35 से 40 लाख एकड़ जो है ना, वो हमारे बिल्कुल फसलें खड़ी, जिसमें कॉटन थी, जिसमें चावल था, जिसमें हमारा तिल था और मकई थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और 5 से 6,000 गांव और इसी तरह से 4 से 5,000 छोटी बस्तियां जो है ना, वो सफा हस्ती से मिट गई हैं। खालिद साहब, अब बिलावल भुट्टो साहब ने ना ज़रूरी इमरजेंसी और किसानों के कर्जों और बिजली के बिलों में रिलीफ देने की तजवीज़ दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी है? हुकूमत को कुछ मजीद इकदाम भी करने होंगे? मैं बिल्कुल ज़राई इमरजेंसी मैं उसका इस तरह कहूंगा कि चारों सूबे उस पे प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी डिले करे, और जितने वो प्रोजेक्ट हैं जो अरबों रुपए के बन रहे हैं, जिसपे करप्शन हो रही है, वो सारे के सारे इस टाइम ज़राअत पे और किसान की खुशहाली के लिए नहीं, ये मुल्क की खुशहाली है। अगले साल हमारे पास 1 महीना रह गया सिर्फ सिंध की गंदम काश्त होने का, और उसके 2 महीने बाद पंजाब में गंदम काश्त होनी है। और जितना पानी हमारी जमीनों पे खड़ा है, वो गंदम अगली फसल भी काश्त नहीं कर सकती। और जिस तरह हमारे 2 साल में लॉसेज हुए हैं, उसमें हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं कि हम गंदम काश्त कर सकें। जब तक गवर्नमेंट पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी नहीं होगी, फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबों की गवर्नमेंट, और इमरजेंसी डिक्लेयर ये नहीं सिर्फ ज़राअत पे हो, पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी, और बाकी जितने प्रोजेक्ट हैं उनको फिलहाल रोक के ज़राअत को खड़ा किया जाए। क्योंकि अगर ज़राअत इस साल गंदम काश्त ना हो सकी, तो अगले साल क्या आपके पास इतने वसाइल हैं या इतने अरबों डॉलर हैं कि गंदम आप बाहर से मंगवा सकेंगे? ठीक है, यानी अगर पाकिस्तान करना है तो इस वक्त ज़राअत को खड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खालिद हुसैन भाट, मरकज़ी चेयरमैन किसान इत्तेहाद, हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट में एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल इनकलाब की जानिब पेशकदमी जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी ने इंसाफ की फराहमी में टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल के हवाले से रोड मैप भी पेश कर दिया। नए अदालती साल के आगाज पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए इंसाफ की फराहमी को मौसर बनाना है, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। निज़ाम इंसाफ में AI का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के लिए भी फौरी तौर पर तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हाल ही में डिजिटल केस फाइलिंग, केस ट्रैकिंग जैसे इकदाम किए, जिसके तहत 61,000 फाइलें डिजिटली स्कैन होंगी। मंसूबा 6 माह में मुकम्मल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर कोई बात करता है, केसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुकर्रर किया जाएगा। डिजिटल स्कैन प्रोजेक्ट कामयाब होने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू होगा। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की जरूरत महसूस की। हमने 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। बतौर चीफ जस्टिस रिफॉर्म्स करने की अहमियत का सोचा। टेक्नोलॉजी के जरिए सर्विस डिलीवरी को अहमियत दी, केसेस में शफाफियत को अहमियत दी, कानूनी फ्रेमवर्क को अहमियत दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन ने इंसाफ की जल्द फराहमी को तरजीह दी। 6 इजलास किए गए जिसमें रिफॉर्म्स पर बहस हुई। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में मुख्तलिफ अमूर पर खुलकर बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया है। अदालती निज़ाम में शफाफियत इंसाफ मुहैया करेगी। मुकदमात को जल्द निपटना तरजीहात में शामिल है। अदालती तरजीहात में शफाफियत और इंसाफ मुहैया करना सबसे अव्वल है।
चीफ जस्टिस ने कहा इससे कबल जल्द केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त साल भर चीफ जस्टिस के कमरे में पड़ी रहती थी। पहले आए केसेस को पहले देख रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे कि नीचे से कोई केस उठाकर ऊपर ले आए। रूल्स को एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। तजावीज़ कमेटी के सामने रखी जाएंगी। कमेटी जो तजवीज़ करेगी इसके मुताबिक आगे चलेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ऐलान कर रहा हूं कि हमने अंदरूनी ऑडिट भी कराया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 शिकायत राय के लिए मेंबर्स को दी गई है। बाकी 65 केसेस रह गए हैं। इस माह के आखिर तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग होगी। बाकी 65 केसेस भी जजेस को दे दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस की सिक्योरिटी में कमी के हवाले से बड़ा ऐलान भी किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खिताब में कहा कि जजेस प्रोटोकॉल में कमी का फैसला किया है। मेरे साथ सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां होती थी। मैंने कहा रेड जोन में अदालत और रिहाइश है, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। अपनी सिक्योरिटी की गाड़ियां कम करके सिर्फ 2 गाड़ियां रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में जजेस की छुट्टियों का मामला वाजे किया। अदालती तातीलात के दौरान किसी जज को इजाजत की जरूरत नहीं। आम तातीलात के अलावा छुट्टी के लिए बताना लाजमी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अवाम की फलाह और शफाफियत के लिए उठाए गए इकदाम पर भी बात की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बताया कि अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। वकला से मुतल्लिका तमाम मालूमात सहूलत मरकज में दस्तयाब होंगी। सहूलत मरकज में मालूमात दफ्तरी काम मुतासिर किए बगैर मुहैया की जाएंगी। सहूलत मरकज का आज इफ्तिताह होगा और ये 1 अक्टूबर से मुकम्मल फाल होगा। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रवां अदालती साल में तमाम कोर्ट्स को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने का भी ऐलान किया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश की कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस के इकदाम की तारीफ ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइश ने कहा कि वकला बरादरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। इंसाफ की फराहमी में शफाफियत से सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बतौर चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन चारों सूबों दूर दराज इलाकों की जिला अदालतों बार एसोसिएशन में इंटरनेट की सहूलत सोलराइजेशन को अपनी तरजीह में रखा। चीफ जस्टिस की जेर निगरानी 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी इनकलाबी ऐलान किया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज लिटिगेंट्स फैसिलिटेशन सेल कायम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बराह रास्त रुजू कर सकेंगे। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका केसेस का ही फैसिलिटेशन सेल में इंतजाज होगा। ओवरसीज साइलिन में बैरून मुल्क मुकीम हर शख्स शामिल होगा। सेल के जरिए दरख्वास्तें और शिकायत जमा कराई जा सकेंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दी जा सकेगी। केस की मालूमात और फैसलों की तस्दीक शुदा नकूल भी ऑनलाइन फराहम होंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तमाम रिकॉर्ड डिजिटल तौर पर महफूज किया जाएगा। इस इकदाम का मकसद बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों को अदालती निज़ाम से ज्यादा मौसर तरीके से जोड़ना और उनकी मुश्किलात में कमी लाना है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ तक फौरी रसाई हासिल होगी, बल्कि अदालती अमल को भी ज्यादा शफाफ और सहल बनाया जा सकेगा। माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की डिजिटलाइजेशन के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के इक़दाम को भी सराहा जा रहा है। उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यकीनी तौर पर इंसाफ की फराहमी बर्पा किया जा सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान है जी हाफिज एहसान अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। हाफिज अहमद साहब, चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल इनकलाब की कोशिशें जारी हैं। इस डिजिटल इनकलाब का फ़ायदा क्या होगा और क्या केसेस की डिजिटल जो स्कैनिंग है इसका मंसूबा वाकई इतना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि डिजिटाइजेशन जो है वो एक अब आपका जिस तरह कहते हैं ना पार्ट एंड पार्सल जो है वो आपकी प्राइवेट लाइफ का भी हो गया है और आपकी जो फंक्शनिंग गवर्नमेंट्स के उनका भी हो गया। और दुनिया भर के जितनी भी हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं या दुनिया भर के जितनी अब सुपीरियर कोर्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं वो सारी की सारी इस डिजिटाइजेशन पे हैं और उस डिजिटाइजेशन की वजह से जो है वो अपनी केस मैनेजमेंट जो है उसको इम्प्रूव करते हैं और अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने अर्ली और स्पीडी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की तरफ जाना है। तो हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है कि हम चूँकि हर चीज़ के अंदर ही पीछे हैं, उसमें हमारा जो डिजिटल एक एनवायरनमेंट है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपको नज़र आता होगा या उसके बाद जो आपका ये कोर्ट्स हैं उसमें भी ना होने के बराबर है। तो उसके अंदर नुकसान ये होता है कि आपको एक तो ये पता नहीं होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और दूसरा जब आपके सामने ग्राउंड रियलिटी नहीं है तो फिर आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है उनको लेने के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप डिजिटाइजेशन का जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है और इसको बहुत पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, इसको रेप्लिकेट करना चाहिए हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर और इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर। लेकिन सलमान, बुनियादी चीज़ जो उसके अंदर है वो ये है कि ये एक कम्युनिकेशन के अंदर या आपकी एक
केस मैनेजमेंट के अंदर फैसिलिटेशन है, लेकिन उसके अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट है और वो है हमारा जज जो सुप्रीम कोर्ट का है या हाई कोर्ट का है या उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का है, उसको भी इम्प्रूव करने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। उसकी कैपेबिलिटीज़ को, उसके अंदर जो लॉ की क्विंटेस है उसके अंदर, उसका कोर्ट कॉन्डक्ट करने का जो तरीका है उसके अंदर, उसकी अपनी केस मैनेजमेंट जो है कि किस तरह वो केस को लेके चलता है या उसके मुतल्लिक ये राय क्या है या उसके बाद उसकी जजमेंट डिलीवरेंस किस लेवल की आती है। तो ये वो एरिया है कि जिसको अगर आप एज ए होलिस्टिक तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट में सबसे लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ आपका जो जुडिशल वर्क है या आपका गवर्नेंस है या रूल ऑफ लॉ है। और उसके साथ साथ जो है जो सबसे बड़ा इसका सेटबैक आया हुआ है वो ये है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो है कि साल साल से केसेस अदालतों के अंदर चलते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती है, आपकी टर्न नहीं आती, कन्विक्शंस लेवल आपका 5 से 10% है। आउटडेटेड एक सिस्टम चल रहा है इस मुल्क के अंदर जो कॉलोनियल सिस्टम है जिसको 1947 के बाद चेंज करने की ज़रूरत थी। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको मिला के हम जो है वो आगे जाएंगे और दुनिया इसी तरह आगे गई है। दुनिया ने अपनी डिजिटाइजेशन पर भी बेहतर किया है, दुनिया ने अपनी लेजिस्लेशन को भी बेहतर किया है, दुनिया ने जजेस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी एक स्ट्रीमलाइन किया है और मेरिट बेस्ड जजेस जो लगाए हैं। को आप कैसा देखते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने अपने खिताब में कानून की बालादस्ती की बात की। उन्होंने कहा कि मुकदमा जो जल्दी निपटाना थे वो तरजीह है। माजी का तज़किरा करते हुए कहा पहले साल भर दरख्वास्त चीफ जस्टिस के ऑफिस में पड़ी रहती थी, हम पहले आए केस को पहले सुनते हैं, किसी भी फाइल को उठाकर ऊपर नहीं लाते। ये किस कॉन्टेस्ट में था? देखें सलमान, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एक मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस के तौर पे जाना जाता था कि चीफ जस्टिस ही इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ही इस मुल्क के अंदर इंसाफ का अल्टीमेट मंबा है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के भी उसके पास अनब्रिडल्ड पावर थी और उसके पास जुडिशल साइड्स में भी कि जिसका मर्जी बेंच बना दिया, 3 मेंबर्स बनाया, 5 मेंबर्स बनाया, 7 मेंबर्स बनाया, फुल कोर्ट बुलाया, नहीं बुलाया, ये आपके सामने वो चीज़ें आती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ जो है वो 2023 में पास किया और उसके अंदर भी एक माइंडसेट आया, पिछले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने उस लॉ को चलने ही नहीं दिया और एक प्रोस्पेक्टिव जो है उसको सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जो चीफ जस्टिस आए उन्होंने एक फुल कोर्ट बनाया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 से एक फ़ैसला किया कि जो आपकी कलेक्टिव विजडम है, ये स्ट्रक्चर्ड आपकी डिस्क्रिप्शन है, वो होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उससे हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। और आज भी जो चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल मुनासिब बात यह है कि चीफ जस्टिस जो है इन जजेस में से एक है, वो उन्हीं को सिर्फ लीड कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फंक्शंस थोड़े बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन जुडिशल साइड के ऊपर उसकी उतनी ही पास है जितने दूसरे चीफ जस्टिस की हैं। तो एक जो स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन की तरफ गए हैं मुनासिब है। लेकिन सलमान, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि मैंने भी इस सारी रिफॉर्म्स के अंदर अपनी सजेशंस भी दी, आर्टिकल्स भी लिखे, उसके अंदर आए 5-6 चीज़ें हमें करनी चाहिए। एक ये है कि आज जो सबसे बड़ा कहा कि जी पिछले साल 56,000 एडजर्नमेंट्स लॉयर्स ने फाइल की, इसको डिस्करेज करना चाहिए, चूँकि एडजर्नमेंट अगर डेज लिए होता है तो वो सारे सिस्टम के अंदर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क आता है। दूसरा इसके अंदर ये है कि हमें पेशेंस हेयरिंग पे जानी चाहिए, अपनी कॉज लिस्ट को इंप्रूव करना चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं है कि एक अदालत कोई फैसला कर रही है दूसरा कोई कर रही है। लेट सीटिंग्स के अंदर जाना चाहिए, जजेस 9:30 बजे बैठते हैं, 11 बजे अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, छोटी कॉज लिस्ट है उसके अंदर जाएँ, अर्जेंट हेयरिंग, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट के तमाम इन्हें मैयर लेनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आपकी SJC आ गई, डिजिटाइजेशन आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी राय के लिए खसूसी पोर्टल, एंटी करप्शन हेल्पलाइन, बैरून मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ लिटिगेशन फैसिलिटेशन सेल कायम किया गया, इंसाफ की फराहमी और अदलिया में शफाफियत के इकदाम हैं। आप मुझे बताएं, कहीं फ़ैसला तो करना नहीं, सुओ मोटो की इजाज़त भी नहीं, तो आप समझते कि ये सिर्फ तिफल तसल्ली है कि जब ये अप्लिक हो जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा भी होगा? सर दरख्वास्त देना ही तो काफ़ी नहीं है ना, उस पोर्टल को टच करना तो काफ़ी नहीं है ना, उसकी एग्जीक्यूशन भी बड़ा मैटर करेगी सर। यहाँ तो देखिए 52-55 हज़ार केस पेंडिंग है। देखें सलमान, यही वो बात है कि अगर आपके पास इस वक्त 57,000 से ज़्यादा केसेस हैं या आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, यानी कि हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर पहले भी आपके ओवरसीज़ जो हैं उनके लिए बेंचेस या आपके एप्लीकेशंस ले लेते थे, या आपने एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन बेंचेस भी बनाए, बट उसकी एक्चुअल डिलीवरेंस क्या है? डिलीवरेंस ये है कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस आता है
उसकी फ़र्स्ट हेयरिंग जो है वो पहले 7 दिन के अंदर आनी चाहिए। अगर उसको एडमिट कर लिया जाए तो उसकी हेयरिंग 2 माह के अंदर आनी चाहिए, और मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला या केस जो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। जजेस अपने शॉर्ट ऑर्डर्स जो हैं उनको डेली इशू करना चाहिए, वेबसाइट्स पे अपलोड करें, और ये जो रीजनिंग वाली जजमेंट 6-6, 8-8 माह पड़ी रहती है और उससे एक कंट्रोवर्सी या लीगल कॉम्प्लिकेशन आती है, उसको 60 दिन के अंदर फैसला करें। तो ये वो स्टेप्स के जिनको ज़्यादा अगर देखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज़ अल्टीमेट, और अगर वो एज ए प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगी, अपनी चीज़ें एज ए जिस तरह कहते लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करेगी, तो वही चीज़ बेहतर है। अच्छा, और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जुडिशियल के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल होती है विल जो है, वो हमें पिछले 78 साल से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट्स में नजर नहीं आई, और उसी वजह से आप देखें कि पब्लिक ट्रस्ट जो है वो डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ गया है। और पाकिस्तान फ्रंट में एक मुख्तसर सी ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। गजा में इस्राएली हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली फौज गजा में स्कूलों, खैमों और घरों पर हमलों में तेजी दिखा रही है। गजा सिटी के मगरबी इलाके में कायम अल फराबी स्कूल पर हमला किया गया, जिसमें कम से कम 8 अफराद शहीद हुए। तमाम अफराद जमीन पर बिछाए हुए एक गद्दे पर सो रहे थे। अक्टूबर 2023 से जारी जंग में अब तक 64,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 20,000 बच्चे भी शामिल हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये गजा की मजमूई बच्चों की आबादी का तकरीबन 2% बनते हैं जो शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वाले बच्चों में से कम 1,000 बच्चे 1 साल से कम उम्र के थे। इनमें से तकरीबन निस्फ वो बच्चे थे जो हालिया जंग के दौरान पैदा हुए और इसराइली फौजियों के हाथों मारे गए। सेव द चिल्ड्रन नामी तंजीम के मुताबिक तकरीबन 23 माह से जारी जंग में औसतन हर घंटे इसराइली फौज के हमलों में कम से कम एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। सेव द चिल्ड्रन ने इन अदाद शुमार को शर्मनाक करार दिया है। तंजीम के मशरिक वस्ता, शुमाली अफ्रीका और मशरिक यूरोप के रीजनल डायरेक्टर अहमद अल हंदोई का कहना है कि यह एक शर्मनाक हकीकत और इस जंग में एक नया भयानक संग-ए-मील है, जिसमें ऐसे अलमनाक वाकयात का सिलसिला मुसलसल जारी है। सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि सबसे बदतरीन बात यह है कि बच्चों के घरों, खेल के मैदानों, स्कूल और अस्पतालों पर मुनज़्ज़म हमले किए जा रहे हैं। गजा के लोगों पर जानबूझकर कहर मुसल्लत किया जा रहा है, लेकिन दुनिया इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक गजा सिटी में बेदखली के खतरे से 2-4 अफराद में से निस्फ तादाद फलस्तीनी बच्चों की है। यूनिसेफ की तर्जुमान टेस इंग्राम का कहना है कि फलस्तीनियों को ज़बरदस्ती गजा सिटी से बेदखल करने की इसराइली मुहिम से तकरीबन 10 लाख अफराद मुतासर होंगे, जिनमें 5 लाख बच्चे शामिल हैं। टेस इंग्राम का कहना है कि गजा में बच्चों के लिए जिंदगी तकरीबन नामुमकिन होती जा रही है। ये इलाका 2 वजूहात की बिना पर गैर महफूज है। पहली ये कि यहाँ पूरी गजा आबादी के लिए दरकार बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं। दूसरी बात ये कि ये गैर महफूज है क्योंकि यहाँ इस वक्त भी बमबारी जारी है। सिर्फ 4 दिन पहले 8 बच्चे पानी के इंतजार में शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब इसराइल ने जंगबंदी के बदले हमास से तमाम यरगमालियों को रिहा करने और हथियार डालने की शर्त रखी है, लेकिन हमास ने इसराइली शर्त मुस्तरद करते हुए हथियार डालने से इनकार कर दिया है। हमास के सीनियर अहदेदार बासिम नईम ने रॉयटर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन अगर इसराइल जंग खत्म करने और गजा से अपनी फौजें निकालने पर राजी हो जाता है तो वो तमाम यरगमालियों को रिहा कर देंगे। 5 सितंबर को इसराइली फौजी की जानिब से गजा शहर पर कंट्रोल के दावे के बाद हमास ने गजा शहर से इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी की थी। अब कस्साम ब्रिगेड की जानिब से जारी वीडियो में इसराइली यरगमाली गायगुलवा को दिखाया गया था, जिसे एक गाड़ी में बिठाकर गजा शहर की गलियों में चक्कर लगाया गया था। उधर पीस मेकर ट्रंप भी एक बार फिर ट्रंप की जुबान बोलने लगे हैं। ट्रंप ने हमास को आखिरी वार्निंग दे दी है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि हर कोई यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल मेरी शर्त मान चुका है, अब हमास की बारी है कि वो इन शराइत को कबूल करे। सदर ट्रंप ने शराइत कबूल ना करने पर हमास को खतरनाक नताइज से खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दूंगा। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सदर ट्रंप की धमकी के बाद हमास मुज़ाकरात की बेस पर आ जाएगी। हमास ने अपने बयान में कहा है कि हम अपनी आवाम पर जारी जारहियत को रोकने की हर कोशिश का खैर मकदम करते हैं। हमें अमरीकी फरीक से कुछ तजावीज़ मौसूल हुई हैं जो जंग बंदी के मुआहदे की तरफ ले जा सकती हैं। हम सालिसों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं ताकि इन तजावीज़ को एक जामिया मुआहदे में ढाला जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से पहले अमरीका सरगर्म है, मुख्तलिफ ममालिक को फ़लस्तीन को तस्लीम करने से रोकने की कोशिशें करने लगा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को खबरदार किया है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे और रद्द-ए-अमल भी आएगा। मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि इसराइल इसके जवाब में मगरबी किनारे को ज़म कर सकता है।
दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कार्रवाई रोक दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जुमेरात को हुकूमत के एजेंडे से मगरबी किनारे के इलाक़ का मामला हटा दिया था। इसराइली चैनल का कहना है कि नेतन्याहू हुकूमत का इजलास असल में मगरबी किनारे के बड़े हिस्से पर इसराइली खुद मुख्तारी के नफाज पर बात करने के लिए था। ताहम एजेंडा बदल के फ़लस्तीनी इलाकों में बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर मरकूज कर दिया गया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ बेल्जियम के दारुल ब्रसल्स में हज़ारों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। ब्रसल्स में मुजाहिरीन ने यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया और इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा किया। इटली के शहर मिलान में भी फ़लस्तीनियों से ज़ाहिर यकजहती किया गया, जबकि लंदन में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। लंदन पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन की हिमायत में मुनक्किदा मुजाहरे के दौरान तकरीबन 890 अफराद को गिरफ्तार किया। उधर तेल अवीव में इसराइली शहरियों ने नेतन्याहू हुकूमत से जंगबंदी का मुआहदा करने का मुतालबा किया। फुटबॉल मैच में आयरलैंड के शायकीन की जानिब से बैनर्स उठाकर एहतजाज किया गया, जिस पर लिखा था इसराइल को रेड कार्ड दिखाओ। 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की दिल दहला देने वाली आखिरी पुकार को नई दस्तावेजी फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब में दिखाया गया है, जिसका बुध को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में शानदार प्रीमियर हुआ। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा सजा कलानी ने पूरी कास्ट और अमले की जानिब से जारी करदा बयान पढ़ते हुए कहा कि हिंद की कहानी पूरी एक कौम का दर्द अपने अंदर समोए हुए है। यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है, जिसमें फ़लस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी के टेलीफोन ऑपरेटर्स को दिखाया गया, जो कई घंटों तक कार में फंसी हिंद रजब को तसल्ली देते रहे, जबकि इसके इर्द गिर्द इसकी खाला, मामू और 3 कज़न पहले ही जाम बहक हो चुके थे। फिल्म में असल टेलीफोन कॉल्स शामिल की गई, जिनमें बच्ची दुहाई देती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज़ आ जाएं। तकरीबन 3 घंटे बाद हिलाल अहमद को इसराइल की तरफ से एम्बुलेंस भेजने की इजाज़त मिली, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर पहुंचने के फौरी बाद हिंद और तिब्बी अमले के दरमियान राब्ता मुनक़ते हो गया। चंद दिन बाद हिंद की लाश इसकी फैमिली के अफराद के साथ कार में मिली, जबकि 2 एम्बुलेंस एहलकारों की बाकियात भी उनकी तबाहशुदा गाड़ियों से बरामद हुई। वेनिस में फिल्म के प्रीमियर पर शायकीन ने पुरजोश अंदाज में 24 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाईं, जो अब तक के फेस्टिवल का सबसे तवील खराज तहसीन साबित हुआ। इस दौरान सामीन ने फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे भी लगाए। जाने वो दिन कब आएगा जब हम फ्री फ़लस्तीन के नारे को हकीकत में देख सकेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।